नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम की टीम ने आज जवाहर रंगमंच के एक तरफ लगे स्थायी अतिक्रमणों पर विशेष रूप से कार्रवाई की, जिसके तहत अतिक्रमण कर्मियों को समझाइश कर अतिक्रमण हटाने को कहा। निगम का कुछ ठेलों पर पीला पंजा भी चलाया गया। अजमेर नगर निगम की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर हुए स्थायी अतिक्रमणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में आज जवाहर रंगमंच के एक तरफ लगे स्थायी अतिक्रमणों पर निगम की विशेष रूप से कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने सुभाष उद्यान से लेकर जेएलएन अस्पताल के आसपास तथा जवाहर रंगमंच के निकट मौजूद स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन पर पीला पंजा चलाया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 4 वेंडिंग जोन स्थापित हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए आज ये कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक दौर में अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई ताकि वे अपने अतिक्रमण हटाएं, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ठोस व कानूनी कार्रवाई की गई। कर्मियों ने जेसीबी की सहायता से कई स्थायी ठेलों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहे। नगर निगम की ये कार्रवाई शहर में अतिक्रमण मुक्त वातावरण बनाने और सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के जो मुख्य चौराहे हैं उनके जो अस्थायी अतिक्रमण की जो थे उनको हमने चिन्हित किया है, उनको हटाने की कार्रवाई हम इस वीक कर रहे हैं। हमने मुख्यतया ब्यावर रोड GCA चौराहा जो है उस पे कार्रवाई कल की थी। आज हमारे द्वारा सुभाष उद्यान से लेकर जवाहर रंगमंच और जेएलएन हॉस्पिटल के आसपास कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसके अंदर जो वेंडिंग जोन है हमारे 4 मुख्य, उनको व्यवस्थित करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। समझाइश भी की गई है? हाँ, हमारे द्वारा पहले समझाइश ही की जा रही है कि लोग अपने स्तर पर हटा ले, तो वही समझाइश हमारे द्वारा। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद वन विभाग की ओर से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। लगातार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने व जायरीनों के साथ ही आम पब्लिक को राहत देने के लिए रणनीति तैयार कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, जिससे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में प्रशासन व वन विभाग की ओर से गत दिनों की गई कार्रवाई के बाद व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है। जायरीनों की आवाजाही हो रही है और क्षेत्र में सुरक्षित व व्यवस्थित माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद वन विभाग लगातार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने व जायरीनों के साथ ही आम पब्लिक को राहत देने के लिए रणनीति तैयार कर संबंधित विभाग को भेजेगा, जिससे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके। वन विभाग के वीरेंद्र सिंह जोरा ने बताया कि तारागढ़ क्षेत्र के लिए फिलहाल कोई विशेष बजट पास नहीं हुआ है, परंतु फिर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने व जायरीनों व आम पब्लिक की जरूरत के सामानों के साथ ही डेवलपमेंट के हिसाब से लगातार रणनीतियां बनाकर हायर ऑफिसेज में भेजी जा रही है, जिससे कि स्थिति पहले से बेहतर हो। कहा कि पिछले 30-40 सालों में क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रखा था, जिसको देखते हुए वन विभाग व प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई निश्चित ही अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। तारागढ़ क्षेत्र में एक संयुक्त सर्वे हुआ था 21/10/24 को, जिसमें रेवेन्यू की, सेटलमेंट की, फॉरेस्ट की और प्रशासन की टीम थी, जिन्होंने कुल 1000 बीघा में से 700 बीघा भूमि फॉरेस्ट के नाम इंदराज की थी। DGPS मशीन होती है, उससे ये सर्वे किया गया था। 12 विभिन्न बिंदुओं को, जिससे पूरा क्षेत्र जो है मार्क किया जाए, वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। उस आधार पे LRA 91 के तहत हमारे सहायक वन संरक्षक कोर्ट में उस क्षेत्र में जिन लोगों का अतिक्रमण था उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए। उन मुकदमों के आउटकम्स में उस अतिक्रमण को हटाने के जो आदेश पारित किए गए, उसी के तहत ये अभियान चलाया गया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से वो जो 700 बीघा भूमि थी जिस पे अतिक्रमण था, वो लगभग मुक्त करवा ली गई। इसमें जो माननीय न्यायालय के आदेश थे, जिसमें लगभग 55 शॉप्स जिन पे अस्थायी रूप से स्टे दिया गया था, माननीय न्यायालय की आदेशों की पालना करते हुए उनको नहीं छेड़ा गया। इसके अलावा समस्त क्षेत्र को अतिक्रमित मुक्त करवा लिया गया है। सब चूँकि इस क्षेत्र विशेष के लिए अभी कोई बजट उपलब्ध नहीं था, तो हमने हमारे हायर ऑफिसेज में इस क्षेत्र विशेष को डेवलप करने के हिसाब से यहाँ जो जायरीन या जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी
सुविधा के लिए आम पब्लिक सुविधाएं, रुकने छाया की जगह, कोई उनके आवश्यकता का कुछ सामान, इस तरह की सोवेनियर शॉप्स ये डेवलप करने का प्रस्ताव हम तैयार कर रहे हैं। क्षेत्र विशेष में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में और भी बहुत सी परियोजनाएं दी जाएगी। ये वन विभाग की पहली कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई? पिछले 40-50 वर्षों से ये क्षेत्र अतिक्रमित था और एक साथ 213 शॉप्स को हटाना शायद एक ऐसी मुहिम या एक ऐसा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बिजली के ट्रांसफार्मर को हटाने की कवायद की जा रही है। पिछले कई सालों से दरगाह ऑफिस से संबंधित विभाग को लेटर देकर सूचित करवाया जा रहा है। बावजूद इसके दरगाह के झालरा मैदान में टाटा पावर ने अब तक इसे नहीं हटाया है, जिसकी वजह से जायरीन की जान को खतरा बना हुआ है। अजमेर के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में जायरीन के लिए एक बड़ा खतरा बने बिजली के ट्रांसफार्मर को हटाने की कवायद की जा रही है। गुज़िश्ता 7 सालों से इसे हटाने के लिए दरगाह दफ्तर से टाटा पावर डिपार्टमेंट को लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसे दरगाह के झालरा मैदान में टाटा पावर ने अब तक नहीं हटाया है, जिसकी वजह से जायरीन की जान को अब तक खतरा बरकरार है। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के मुताबिक दरगाह के झालरा में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसे हटाया जाना बेहद जरूरी है। अजमेर दरगाह आने वाले जायरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और बरसात के मौसम में खुले ट्रांसफार्मर से खतरा भी बना हुआ है। कमेटी दफ्तर से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टाटा पावर को इस सिलसिले में कई मर्तबा लेटर भी जारी किया है, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जो बेहद अफसोस की बात है। दरगाह नाजिम बिलाल खान का कहना है कि जिला इंतजामिया को भी इस सिलसिले में आगाह कर दिया है और अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इसे कोई दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि बरसात के मौसम में कोई हादसा पेश न आए। गौरतलब है कि दरगाह के झालरा मैदान में लगे बिजली ट्रांसफार्मर के पास जायरीन बैठे नजर आते हैं। इसके अलावा दरगाह आहता में ऊपरी हवा यानी हाजिरी वाले मरीज भी मौजूद रहते हैं, जिन्हें लेकर दरगाह स्टाफ हमेशा अलर्ट रहता है। इसकी वजह से दरगाह आहता में गुज़िश्ता सालों में हुए कई ऐसे हादसे हैं जो जायरीन की जानो माल का खतरा बनकर पेश आया है। यही वजह है कि बिजली ट्रांसफार्मर की वजह से किसी जायरीन की जान को खतरा न पेश आए, इसलिए ट्रांसफार्मर की जगह बदलने पर दरगाह कमेटी दफ्तर से टाटा पावर को बार बार आगाह किया जा रहा है। हाँ, इस विषय में चूँकि ट्रांसफार्मर काफ़ी समय से लगा हुआ है, आई एम टोल्ड कि भाई मिड-80s से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। चूँकि अभी 80s की बात और आज 2025 इतने साल हो गए, तो अभी ये ट्रांसफार्मर चूँकि जगह काफ़ी गहरा हुआ है, तो इस विषय में प्रशासन से भी और जिनके संबंधित जो टाटा डिपार्टमेंट है उनसे भी बात हुई है और इसको शिफ्टिंग के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसको दरगाह जो प्रोविंसेस से इससे कहीं बाहर और शिफ्ट करें या सेफर जगह पर इसको लगाएं, ताकि जायरीन वगैरह जो आते रहते हैं उनको कोई खतरा जो है हर तरह के इससे खतरे से बचने के लिए इसको बाहर शिफ्ट करने के लिए हमने एप्लीकेशंस लगाई हुई। कई बार मेरे साथ बातचीत हुई, तो इसके ये इशू अभी भी जो है अंडर कंसिडरेशन है। तो आगामी 15 अगस्त की तैयारियों में अजमेर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग जुट गया है। इसको लेकर पुलिस लाइन मैदान में स्कूली बच्चों की पीटी परेड का अभ्यास करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन टेंट लगाकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में अजमेर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग जुट गया है। इसको लेकर पुलिस लाइन मैदान में स्कूली बच्चों को पीटी परेड का अभ्यास करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन टेंट लगाकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। मौसम को देखते हुए भी प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर भी प्रशासन तैयारियां कर रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्वाभ्यास के लिए सभी यहां एकत्रित हुए हैं, जिसमें जिले की 30 स्कूलों को आदेशित किया गया है, जिसके करीब 650 बच्चे सांस्कृतिक व व्यायाम प्रदर्शन के लिए भाग ले रहे हैं। मौसम को देखते हुए भी प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। बताया कि यदि 15 अगस्त को बारिश आती है तो कार्यक्रम को पटेल मैदान में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां का मैदान सिंथेटिक है, जिससे कि जलभराव की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। कहा कि यदि अभ्यास के दौरान बारिश आती है तो विभाग के शारीरिक शिक्षक विभिन्न स्कूलों में जाकर अभ्यास करवाएंगे। नमस्कार, ये जो 15 अगस्त है उसके पूर्वाभ्यास के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। उसमें
लगभग 30 स्कूलों को हमने कॉल किया है, आदेशित किया है कि प्रत्येक स्कूल से बॉयज़ और गर्ल्स सांस्कृतिक प्रोग्राम और व्यायाम प्रदर्शन के लिए अलग अलग स्कूलों से लगभग 650 बच्चों के आसपास इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह और जोश के साथ सारे बच्चे इसमें पुरजोर से लगे हुए हैं। सर, इस बार बारिश को देखते हुए क्या व्यवस्था, अगर बारिश आती है तो क्या व्यवस्था रहेगी इसमें? बारिश के अकॉर्डिंग जिला प्रशासन एवं हमारा शिक्षा विभाग उसके अकॉर्डिंग तैयारियां कर रहा है। पुलिस लाइन मैदान में हमारे अभी प्रोग्राम आयोजन करने का रखा गया है। अगर 15 अगस्त के दिन बारिश अगर ज़्यादा रहेगी तो उसका हम स्थान है वो चेंज करके पटेल स्टेडियम में भी हमने एक ऑप्शन रखा है कि पटेल स्टेडियम में भी करवाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड जो बना हुआ है वो टर्फ है, सिंथेटिक है, वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के नगरा स्थित किड्जी स्कूल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अजमेर के नगरा स्थित किड्जी स्कूल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में किड्जी स्कूल संचालित हो रहा था। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में ओनर का मकान है। उनके मंदिर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगना बताया जा रहा है। आग लगने से स्कूल में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। संचालक ने तत्परता दिखाते हुए धुएं के गुब्बारे बनने मात्र से ही पूरे स्कूल के बच्चों व स्टाफ को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। स्कूल में सारे फायर ब्रिगेड के उपकरण भी मौजूद थे। सारे बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सब सुरक्षित हैं और कोई भी जनहानि नहीं हुई। धुएं की वजह से थोड़ी घबराहट हो गई थी, परंतु अब स्थिति काबू में है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर ने भी पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं स्कूल संचालक डॉक्टर रंजिता तंवर ने भी पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। जैसे ही मुझे थोड़ा सा धुआं दिखा, मैं भागती हुई नीचे आई। मैंने स्कूल के सारे बच्चों को बाहर निकाला, स्कूल के कैंपस से पास वाले घर में शिफ्ट करा और पूरे स्टाफ को बाहर निकाला। सारे जितने भी जन लोग थे अंदर, इवन हमारा एक डॉग था उसको भी मैं बाहर ले आई। सबको बाहर ले आई और हम सब पूर्ण तरह से सारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। ऊपर घर में थोड़ा सा नुकसान हुआ। ऊपर आप ही रहते हैं? मतलब हाँ, मैं ही रहती हूँ, मेरा ही रेजिडेंस है, मैं ऊपर ही थी। जैसे ही मैंने थोड़ा सा धुआं देखा, मैं भागती हुई नीचे। कैसे आग कैसे लगी मैडम?
अब वो तो सर अब देखेंगे तब पता पड़ेगा। तो अभी क्या कंट्रोल है? हाँ पूरी तरह बंद हो गई सर, अब तो फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं। तो आप मालिक हैं स्कूल के या जी प्रिंसिपल हैं? मालिक हूँ सर। अपने को 10:30 बजे के आसपास ही सूचना मिली थी कि किडजी स्कूल अपने नगरा में वहाँ पे कोई फायर कॉल हुआ है। तो तुरंत प्रभाव से हमने आज़ाद पार्क से गाड़ियाँ रवाना करवाई, सेंद्रिया फायर स्टेशन से गाड़ी रवाना करवाई, अपने पूरा आग पर काबू पा लिया गया। तो एसी में शॉर्ट सर्किट था, उस वजह से फायर कॉल हुआ था यहाँ पे, तो पूरी तरीके से आग हुआ। यहाँ बाहर ही खड़े थे, यहाँ गेम्स खेल रहे थे, ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई हताहत होने की कोई आशंका नहीं है। सिर्फ एक मंदिर में पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और पूरे अग्निशमन यंत्र समेत इस स्कूल के अंदर सारे साधन मौजूद है। पीछे जंगला है, सिर्फ एक मंदिर में जरा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से धुएं का गुब्बार एक जगह इकट्ठा हो गया, इसकी वजह से घबराहट पैदा हो गई। बाकी इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। इस स्कूल में जो भी साजो सामान होने चाहिए एक स्कूल के अंदर, वो सारा सब कुछ उपलब्ध हमेशा 24 आवर्स रहता है। इनका इवन इनका रेजिडेंस भी यही है। पूरी आग पूरी तरह से कंट्रोल है। सिर्फ एक मंदिर के एक पार्ट में धुआं शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसी की वजह से वो एक मंदिर एक छोटा रूम होता है, उसी की वजह से वहाँ गुब्बार हो गया था धुएं का। वो हाँ उस स्मेल आने की वजह से यहाँ पता पड़ा था, तुरंत आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ से आग लगी है। उस जगह को अग्निशमन विभाग इस मौके पर आ गया है। ठीक है, हमने उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रैक करके आग को। पुष्कर के रंगजी मंदिर में चल रहे 17 दिवसीय झूलोत्सव के दौरान बड़े हिंडोले के दर्शन करने बड़ा जन समूह उमड़ पड़ा। हिंडोले में विशेष आकर्षक विद्युत संचालित सजीव झांकियां सजाई गई व मंदिर की भव्य सजावट की गई। भगवान के दर्शन करने व आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। पुष्कर के रंगजी मंदिर में चल रहे 17 दिवसीय झूलोत्सव के दौरान बड़े हिंडोले के दर्शन करने जन समूह उमड़ा। 11 के बड़े हिंडोले में विशेष आकर्षक विद्युत चलित सहित सजीव झांकियां सजाई गई, मंदिर की भव्य सजावट की गई। बड़े हिंडोले में मंदिर के शीश महल में भगवान के रत्नाभूषणों से सुसज्जित कालिया दमन की भव्य झांकी सजाई गई तथा मालाओं से विशेष श्रृंगार किया गया। 11 के हिंडोले की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की। मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि मंदिर में स्थित शीश महल में कालिया दमन और उत्सव मंडप में महालक्ष्मी जी का विशेष मनमोहक श्रृंगार किया गया। साथ ही स्थानीय कलाकारों विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। मंदिर के बाहर प्रांगण में विद्युत चलित झांकियों में विशालकाय हनुमान जी राधा कृष्ण रास रचाते हुए, वाल्मीकि जी रामायण पढ़ते हुए दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के आंसुओं से चरण धो रहे हैं। शिव तांडव कृष्ण भगवान के द्वारा कालिया नाग को नचाना, यशोदा मैया गाय का दूध निकालते हुए, हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार, भगवान द्वारा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ द्वारा तपस्या करना सहित अन्य प्रकार की कई झांकियां सजाई गई। इस दौरान आसपास व दूर दराज से हजारों दर्शनार्थी बड़े हिंडोले के दर्शन करने उमड़े। हिंडोले रात 11 बजे तक चलते रहे। इसी क्रम में रामधाम तिराए के निकट द्वारिकापुरी में भी कांति कुमार व संजय भूमिया परिवार द्वारा लल्ला जी व कान्हा जी का मनमोहक श्रृंगार कर विशेष फूलों से श्रृंगारित झूलों में संगीत में भजनों के बीच झूला झुलाया गया। ये भगवान वैकुंठनाथ का मंदिर है जो नया रंगजी के मंदिर से विख्यात है। और अभी हमारे भगवान के जो सालाना उत्सव है श्रावण मास में होता है झूला महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है ये। साल में जो 3 उत्सव बड़े होते हैं उनमें से एक उत्सव है झूला महोत्सव। और ये छोटी तीज से बड़ी तीज चलता है, जो इस बार भी 27 तारीख तीज से प्रारंभ हुआ है और 12 तारीख बड़ी तीज को समापन होगा। इसी के दौरान आज सबसे बड़े झूले जो वर्षों से चलते आ रहे हैं वो बड़े झूले एकादशी के हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है। ग्रामीण क्षेत्र की भी भीड़ है, शहरों की भी भीड़ है और दर्शनार्थियों को हो सकता है, हमारे को लग रहा है भीड़ के हिसाब से कि 1 वे करना पड़ेगा। और दर्शन जो है आज हमने हमारे पास जो भी भगवान के अच्छे से अच्छे जो आइटम हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं से आधारित जो बनाए गए हैं झांकियाँ, वो प्रदर्शन की जा रही है। और विशेष आज जो झांकियाँ हैं उसमें 5-6 झांकियाँ हैं जो कलकत्ता से आई हैं। नरसिंह भगवान की है, एक बड़ी गाय माता है उसका दूध निकाल दी यशोदा माता, और एक शिव और नांदिया। और एक विशेषता ये है कि आज जसवंतगढ़ से जो कलाकार आए हैं वो जीवंत झांकियाँ जो देख रहे हैं आप, मीरा के प्याले में भगवान कृष्ण खड़े हैं, ये अद्भुत झांकियाँ हैं, इससे कोई पता नहीं लगा सकता ये कैसे खड़े हैं।
एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची के हाथ में 8-10 साल के बच्चे को प्याले में खड़ा किया गया है। दूसरा है दुर्गा माता का, उसमें भी ये चमत्कारिक झांकी है। लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई माता जी सिंह पे कैसे बैठे हैं और हवा में उड़ रहे हो, तो किस तरह से ये किया जा रहा है। ये उन दसोंगढ़ के कलाकारों की कलाकारी है जो हम इनको हर साल 11 से पूर्णिमा बुलाते हैं। और अंदर जो है भगवान का कालिया दमन का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है आज। अभी मैं खुद भी जाके आया हूँ, मजिस्ट्रेट साहब वगैरह पता रहे थे, तो बहुत ही सुंदर दर्शन है आज और मनमोहित करने हमारे दर्शन हो रहे हैं। सावन महीने की शिव प्रदोष की पूर्व संध्या पर पुष्कर के नगर सेठ अटमटेश्वर महादेव का रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार कर शहर में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। इस दौरान भोलेनाथ सिर पर तुर्रा कलंकी और एक हाथ में त्रिशूल व दूसरे हाथ में डमरू थाम कर चांदी की पालकी में सवार थे। सावन महीने के शिव प्रदोष की पूर्व संध्या पर पुष्कर के नगर सेठ अटमटेश्वर महादेव का रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार कर शहर में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। इस दौरान भोलेनाथ सिर पर तुर्रा कलंगी और एक हाथ में त्रिशूल व दूसरे हाथ में डमरू थामकर चांदी की पालकी में सवार थे। मंदिर के पुजारी बंशीधर गिरी ने बताया कि नगर सेठ अटमटेश्वर महादेव की सवारी का शुभारंभ मंदिर से हुआ, जो वरहा घाट चौक, बद्री घाट, कपड़ा बाजार, मालनियों का चौक, होलिका चौक, पुराना रंगजी मंदिर आदि मुख्य मार्गों से नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंचने पर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह शिव भक्तों ने महादेव के दर्शन कर सवारी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। बताया कि सावन शिव प्रदोष के मौके पर बुधवार को सुबह मंदिर में विद्वान पंडितों के सानिध्य में पूजा होनी है तथा दोपहर में सहस्त्र धारा का आयोजन किया जाएगा। शाम को भव्य श्रृंगार कर भोलेनाथ की आरती की जाएगी। ये मंदिर एक अटमटेश्वर, अति प्राचीन अटमटेश्वर महादेव मंदिर है। ये सतयुग से जुड़ा हुआ है। ये जब ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था ना, जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उस टाइम में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, और शिव को निमंत्रण देना भूल जाने के कारण या कह लो उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, और उनके कारण क्या हुआ, भोलेनाथ ने अपना वो रिस्क समझा होने का आभास हुआ। उन्होंने फिर अपना अटपटा रूप धारण करके जो जब यहाँ उसका तीर्थ जहाँ मतलब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे वहाँ पे आए थे। वहाँ पे आने पे द्वारपाल ने जब उनको भिक्षुकों के रूप में आए थे, जब उनको रोक दिया गया, उनको मतलब वहीं गेट पर रोक दिया गया। वहाँ पर रोकने पर बाद में मतलब वहाँ उनके वार्तालाप हुई कि मैं ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ हो रहा है उसमें भाग लेने आया हूँ। तो ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल थे कुबेर जी और इंद्र जी, उन्होंने उनको अधिपति दिया गया ताकि यज्ञ का मतलब जो अतिथि गण आए उनका सत्कार करने के लिए। तो वो जब अतिथि के रूप में जिस प्रकार से वो अटमटेश्वर अपना ऐसा रूप बना कर आए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, किसी कोई मतलब व्याख्या नहीं, इस प्रकार से रूप बना के आए थे अटपटा, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा रूप होने के कारण जो द्वारपाल थे वो भी घबरा गए। वो घबराने के कारण कि भाई इस प्रकार से भक्ति है, आप प्रवेश कैसे होने दें। तब ऐसे मतलब उन्होंने बोला कि मैं भी एक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित ऐसे मतलब हूँ, तो उनका ब्रह्मा ने इस प्रकार का ऐसा कोई मतलब नहीं बनाया गया। आज क्या विशेषता रही? आज विशेषता ये है कि श्रावण मास है, जो श्रावण मास में अंतिम बाबा मतलब बाबा है अटमटेश्वर बाबा नगर सेठ के रूप में सवारी में मतलब नगर भ्रमण को निकले हुए हैं और जो मतलब नगर को भ्रमण करके फिर वापस आएंगे। वहाँ पे यहाँ पे आरती होगी, उनका औक्षण होगा, उनकी पूजा होगी। पूजा होने के बाद में वापस यहाँ पे स्टार्ट जाएगा और कल शेष तरह की जाएगी उनके मतलब शेष तरह से उनको निपट करके उनको। श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है? श्रद्धालुओं में से शिव भक्तमय हो रखा पुष्ट करते तो पूरा, और जो बस्ती में भी बड़ी उत्साह से हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको मतलब उनको इंतजार था, काफ़ी समय से पूछते थे कि आपके मतलब जिस प्रकार से सवारी कब आ रही है नगर सेठ की, तो उससे में जैसे देखने को आता है कि मतलब पुष्कर में अति उत्साहित है और जो है श्रद्धालु है उन। अजमेर के वार्ड नंबर 2 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा की जर्जर इमारत के लिए बजट आवंटन की मांग को लेकर मानव अधिकार परिषद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। अजमेर के वार्ड नंबर 2 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा की जर्जर इमारत के लिए बजट आवंटन की मांग को लेकर मानव अधिकार परिषद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 70 साल पुरानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में करीब 500 बच्चे अध्ययनरत हैं। इतनी पुरानी होने की वजह से स्कूल की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है। स्कूल की जगह पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। कहा कि 2 कमरे में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं चालू है, वहीं 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं कोटड़ा से 2 किलोमीटर दूर रामनगर गांव में संचालित विद्यालय में चल रही है।
जिससे आने जाने में अभ्यर्थियों को खासा परेशानियां हो रही है। नौसर हाथीखेड़ा, महाराणा प्रताप नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर समेत कई क्षेत्र के स्कूली बच्चे यहां अध्ययन करने के लिए आते हैं। स्कूल की स्थिति को देखते हुए मानव अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बजट आवंटन की मांग की है। मानव अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से एक ज्ञापन देने हम जिलाधीश महोदय के पास आए हैं, जहां पर वार्ड नंबर 2 के अंदर लगभग 70 साल पुरानी एक कोटड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 1ली से 12वीं तक है, जहां लगभग 500 बच्चे अध्ययन करते हैं, परंतु लंबे समय से ये स्कूल की हालत जर्जर होती गई। लोगों ने समय समय पर जो उसका बहुत लंबा भूभाग था उस पर कब्जे कर लिए, मकान बन गए, प्लॉट कट गए, जो खेल मैदान था वो ख़त्म हो गया। परंतु अब जो बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर अवस्था के अंदर है, वहाँ पर कांटे लगा रखे हैं, वो टूटी हुई पड़ी है, मतलब पट्टियाँ टूट चुकी है। 2 कमरे के अंदर 1ली से 6ठी तक क्लास चल रही है और जो 6ठी से 12वीं तक है वो रामनगर जो गांव है कोटड़ा से 2 किलोमीटर दूर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय फायसागर के अंदर चल रही है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से और आदरणीय जिलाधीश महोदय से ये निवेदन करना आया हूँ, यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो आप बजट आप जो पारित कर रहे हो, इस स्कूल को भी बजट पारित किया जाए, जिससे इस स्कूल का नवनिर्माण हो सके। हरिभाऊ उपाध्याय नगर, हाथीखेड़ा, BK कॉल नगर, ज्ञान विहार, कोटड़ा, नौसर गांव के सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बंजारा बस्ती है, बैरवा बस्ती है, मेघवंश समाज का मोहल्ला है, जिसमें निचले तबके के, मध्यम वर्ग के सैकड़ों लोग रहते हैं। उनके बच्चों के लिए ये स्कूल थी, परंतु शनै शनै ये जर्जर अवस्था में होती गई और आज स्थिति बद से बदतर है। उसको लेके हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए जिलाधीश महोदय के पास। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।